नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां पर दिन भर की तमाम बड़ी खबरें हमारे संवाददाता सीधा ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। रुक कर लेंगे आज की पहली खबर का। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां दून हॉस्पिटल की पार्किंग की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। जी हाँ, मरीजों को तो छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि एम्बुलेंस को भी पार्किंग में खड़े करने में दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन ये समस्या हो क्यों रही है और प्रशासन इसे लेकर क्या कर रहा है, विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। देहरादून के सबसे बड़ा दून हॉस्पिटल कहीं ना कहीं पार्किंग की समस्या से जूझता हुआ नजर आता है, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि जो राजधानी देहरादून का दून हॉस्पिटल है वो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पर जो मरीज हैं वो दूर दूर से आते हैं और उनको गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिलती है, और जिसके कारण कहीं ना कहीं सड़कों पर वो गाड़ियाँ लगा देते हैं और जिसके कारण जाम की स्थिति बनती है। और यदि वो सड़कों पर गाड़ियाँ लगाते हैं तो कहीं ना कहीं यातायात पुलिस उनके वाहनों को उठाकर ले जाती है या फिर चालान कर देती है, जिससे कहीं ना कहीं जो मरीज हैं उनको डबल हर्जाना यहाँ पर देना पड़ता है, क्योंकि एक और तो उनका व्यक्ति बीमार होता है और दूसरी ओर कहीं ना कहीं उनको जुर्माना भरना पड़ता है, तो उससे भी कहीं ना कहीं परेशानी होती है। लेकिन अब देखिए कि जो सीएमएस हैं अनुराग गुप्ता, उनके द्वारा कहा गया है कि जल्दी ही इस पार्किंग की समस्या को दूर कर लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि जो नई बिल्डिंग दून हॉस्पिटल की बन रही है उसमें 100 कारें खड़ी करने की और 500 बाइकें खड़ी करने की पार्किंग का काम निर्माणाधीन है और माना जा रहा है कि 2026 तक कहीं ना कहीं निर्माण पूरा हो जाएगा। और उससे लगता है कि जो पार्किंग की समस्या है दून हॉस्पिटल की वो काफ़ी हद तक दूर होती हुई नजर आएगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो निर्माण कार्य है वो कब तक पूरा होता है। हालांकि उसका जो कार्य है वो लगातार जारी है और वहीं सीएमएस ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि कहीं ना कहीं जो आने वाले जो कहा जाए कि जो मरीज हैं या उनके तीमारदार हैं उनको पार्किंग में किसी तरह की दिक्कत ना हो, उसके लिए तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं पार्किंग की वो की जा रही हैं। और अभी भी कहीं ना कहीं यातायात पुलिस से उन्होंने कहीं ना कहीं हेल्प मांगी है कि पार्किंग के लिए उनको जगह दी जाए और यातायात पुलिस कहीं ना कहीं उनकी हेल्प करने के लिए तैयार भी है। ये देखने वाली बात होगी कि यातायात पुलिस के द्वारा क्या उनको कोई ज़मीन इस तरह की दी जाती है कि जहाँ पर गाड़ियाँ पार्क की जा सकें, या फिर यातायात पुलिस जो गाड़ियाँ सड़कों पर खड़ी होती हैं हॉस्पिटल के आसपास उनमें कुछ राहत देने की बात करती है या नहीं करती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अभी देखा जाए तो कहीं ना कहीं दून हॉस्पिटल यातायात जो पार्किंग की व्यवस्था है उससे कहीं ना कहीं चरमराता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया वॉइस धनराज गर्ग, देहरादून। वहीं अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां कार सवार लापता युवकों की तलाश में एनडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई है। लेकिन एनडीआरएफ की टीम तलाश कैसे कर रही है, क्या कुछ अभियान चला रही है, विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण शर्मा। के बुलंदशहर में देर रात एक स्विफ्ट कार नहर में गिर गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू भी किया गया। कार को तो नहर से निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि कार में 2 युवक सवार थे जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। मेरे पीछे यूपी पुलिस और एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एनडीआरएफ की टीम अभी यहाँ पर रेस्क्यू किए हुए है। जो 2 युवक बताए जा रहे हैं बुलंदशहर के आनंद विहार इलाके के रहने वाले हैं, वो नहर से कहीं से आ रहे थे और इसी नहर में देर रात वो यहाँ गिर गए, कार गिर गई, जिससे 2 युवक थे वो लापता हो गए। अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लगा है। लगातार जो यूपी पुलिस है और एनडीआरएफ की टीम है वो रेस्क्यू करे हुए है और अभी तक जो 2 युवक है उनका कोई सुराग नहीं लगने के बाद लगातार एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। उत्तराखंड में जल्दी निकाय चुनाव होने हैं, इसे लेकर बीजेपी ने अनुशासन का डंडा चलाना शुरू कर दिया है और अब बागियों पर कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है पार्टी। लेकिन क्यों बागियों पर डंडा चलाएगी, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी अभय कैंतुरा। निकाय चुनाव के बीच बीजेपी ने बागी प्रत्याशियों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। शुरुआत पिथौरागढ़ से हो चुकी है, जिसमें 6 पार्टी के कार्यकर्ताओं को निष्कासित करने का काम यहाँ पर कर दिया गया है। ये कहा जा सकता है कि आज देर शाम तक और भी एक सूची यहाँ पर बागियों के पार्टी से निष्कासन करने वाली जारी हो सकती है। प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र भट्ट आज देर शाम यहाँ पर पहुंचेंगे। जिला अध्यक्षों से जो रिपोर्ट मांगी गई थी, जो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी रिपोर्ट जिला अध्यक्षों की तरफ से पार्टी को यहाँ पर भेज दी गई है और ऐसे में अनुशासन का डंडा उनके ऊपर चलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी लगातार प्रयास में थी कि ऐसे सभी बागी कैंडिडेटों को मनाने का यहाँ पर किया जा सके। उनसे अपील भी यहाँ पर की गई थी, आग्रह भी यहाँ पर किया गया था। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे वो उन्हें मनाने की जिम्मेदारी भी यहाँ पर ले चुके थे, लेकिन
जिस तरीके से इन लोगों की तरफ से चुनाव लड़ने का ऐलान यहाँ पर किया गया था, चुनाव से पीछे हटने का मना कर दी गई थी, तो अब ऐसे में पार्टी उनके खिलाफ अनुशासन का डंडा चला रही है। 6 साल के लिए उन्हें निष्कासन के पार्टी से करने का काम यहाँ पर कर रहे थे। कह सकते हैं कि शुरुआत हो चुकी है। आने वाले दिनों में बीजेपी के और बड़े चेहरे भी यहाँ पर शामिल हो सकते हैं, जो इस निष्कासन की कार्रवाई में सम्मिलित होंगे, और फिर बीजेपी इस चुनाव को और बेहतर तरीके से लड़ेगी ताकि इस चुनाव को जीता जा सके। कैमरामैन अभय के अंतरा, इंडिया वाइस। रुक कर लेंगे अगली खबर का। खबर इटावा से है, जहां मुलायम सिंह यादव के भाई राजपाल यादव का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां पर लोगों का हुजूम देखने को मिला। क्या है पूरी खबर, विस्तार से बता रही हैं सहयोगी वंदना यादव। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई राजपाल यादव का आज देहांत हो गया है। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में आज उन्होंने सुबह 4 बजे अंतिम सांस ली है। उनका पार्थिव शरीर सैफई पैतृक गांव, उनके पैतृक आवास पर आ चुका है। आप पीछे देख सकते हैं, ये उनका पैतृक आवास है। यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर आ चुका है और यहाँ पर उनके शुभचिंतकों और पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं के लगातार भीड़ आना शुरू हो गई है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम जगह से, दूर दूर से लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव, राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, वहीं पर पूरा सैफई परिवार यहाँ पर उनके पैतृक आवास पर मौजूद है। कुछ ही देर में राजपाल यादव जी का अंतिम संस्कार होगा। वहीं आपको बता दें कि जो इटावा के जिला पंचायत अध्यक्ष अंशुल यादव हैं, उनके पिता थे स्वर्गीय राजपाल यादव। इटावा से इंडिया वॉइस के लिए वंदना यादव। तो वहीं फिरोजाबाद में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने तहसील का घेराव किया और इस दौरान प्रशासन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। लेकिन किसान क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ये आरोप लगाए जा रहे हैं, विस्तार से जानकारी दे रहे हैं सहयोगी अतुल यादव। यूनियन भालूखुट के आज कार्यकर्ताओं ने तहसील में दिया धरना, जमकर की नारेबाजी। आपको बता दूं, फिरोजाबाद के शेखोबाद तहसील में पहुंचे सैकड़ों की संख्या में भालूखुट के कार्यकर्ता तहसील कर्मचारियों और तहसील के अधिकारियों पर लगाया भ्रष्टाचार करने का आरोप। भालूखुट के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरीके से तहसील शेखोबाद और जनपद के फिरोजाबाद के कई तहसीलों में किसानों की समस्याओं को लेकर अधिकारी गंभीरता से कार्य नहीं कर रहे, साथ ही साथ कई कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। फिरोजाबाद के शेखोबाद में पहुंचे सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और ट्रैक्टर लेकर तहसील का घेराव किया, जमकर नारेबाजी की और उप जिलाधिकारी शेखोबाद को ज्ञापन दिया। फिरोजाबाद के इंडिया वॉइस के लिए अतुल कुमार। पूरे देश में HMPV वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं मथुरा में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं HMPV वायरस से बचाव के लिए, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी मोहम्मद फारूक। हमने मथुरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार वर्मा से HMPV वायरस के संबंध में जानकारी करी और उनसे पूछा है कि यदि मथुरा में ये वायरस पैर पसारता है तो इस वायरस की घातकता कितनी होगी और स्वास्थ्य विभाग ने इसके संबंध में क्या तैयारी कर रखी है। हालांकि HMPV वायरस की मथुरा में एक भी केस नहीं है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं, इसको लेकर हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात करी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार वर्मा का कहना है कि अभी जो है इस वायरस का कोई यहाँ पर वेरिएंट नहीं है, कोई इसका असर नहीं है, एक भी मरीज कोई डिटेक्ट नहीं हुआ है। तो उन्होंने इस संबंध में पूरी जानकारी दी है और सावधानी बरतने के लिए भी उन्होंने लोगों से अपील की है कि सावधानी भी जरूरी है। हालांकि वायरस जो है नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से कोरोना आया था उस तरीके से पहले से ही सबको सावधानी, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक। मिर्जापुर में विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए आम आदमी पार्टी ने जिला मुख्यालय पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। लेकिन किन किन समस्याओं को कोट किया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी कमलेश कुमार। कलेक्टेड में आज बता दें कि आम आदमी पार्टी ने जोरदार धरना प्रदर्शन करी है। उन्होंने बता दें, उनकी सीधी मांग है कि कुछ दिन पहले मिर्जापुर के कटरा कोतवाली थाना के अंतर्गत एक मोहल्ले में एक सपा के जो कार्यकर्ता थे उनकी निर्मम कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई थी। उसी को मांग कर आम आदमी पार्टी के लोग अपने उनके कार्यकर्ता लोग सभी लोग
हमारे पीछे जैसा देख सकते हैं कि ये कलेक्ट्रेट विभाग है, यहीं पर आकर लोग धरना प्रदर्शन किए और नगर मजिस्ट्रेट को अपनी मांग सौंपी है। मांग के दौरान उनका कहना है कि जो निर्मम हत्या सपा के कार्यकर्ता कर दी गई थी, उसके जो आरोपी है उसको फांसी की सजा दे। और दूसरा उनका आरोप है कि जो एक चुनाव में पोस्टमार्टम है, पोस्टमार्टम अभी तक बंद है। जैसे लोग उतने दूर दूर से यहाँ पर मिर्जापुर सिटी में आते हैं पोस्टमार्टम कराने के लिए, उस पोस्टमार्टम चुनाव जो है मोर्चरी घर उसको चालू कर दी जाए और यहाँ पर कुछ जो है कि ऐसे फेरबदल हो चुके हैं उन पर जो है कि निगरानी की जाए और जो इस तरह का जो काम कर रहे हैं मोर्चरी घर में उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए। इसी पर बता दें कि सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर जोरदार धरना प्रदर्शन किए हैं, पूरे कार्यकर्ता लोग। उनकी सीधे मांग है कि अगर हमारी मांग अगर नहीं पूरी की गई तो हम लोग जोरदार और धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, अपनी बात पर अड़े रहेंगे। हालांकि बात आती है कि सपा के जो है कार्यकर्ता की हत्या की, वो हत्यारे को जो है कि फांसी देने की ज्यादा लोग मांग कर रहे हैं कि उस हत्यारे को फांसी दी जाए। मिर्जापुर से कमलेश कुमार, इंडिया वाइज। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों की ओर रुख करेंगे। खबर श्रावस्ती से है, जहां झोला छाप डॉक्टरों का आतंक बढ़ता जा रहा है और प्रशासन की नाक के नीचे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसे लेकर क्या कुछ जानकारी है, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी दिनेश तिवारी। जनपद में पूरे जिले में झोला छाप डॉक्टरों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जो गुमटियों में, छोटी दुकानों में अपना एक डॉक्टरी क्लिनिक चला रहे हैं। हाल ही मामला गिलौला थाना क्षेत्र के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में आया है, जहां पर एक गर्भवती महिला का इलाज हो रहा था। जो बच्चा 3 दिन पहले ही एक्सपायर हो गया, रुपये के कारण उसका लगातार इलाज किया जा रहा था। बाद में जब उसका बच्चा उसमें एक्सपायर हुआ, लोगों को पता चला तो वहाँ पे अधिकारियों को सूचना दी गई, जिसपे वहाँ पे अस्पताल को सीज किया गया है। और ज़िले में देखा जाए तो मल्हीपुर, इकौना, सिरसिया, कई जगह पे प्राइवेट नर्सिंग होम चल रहे हैं, जिस पे अंकुश लगाने में जिला प्रशासन नाकाम है। श्रावस्ती से कैमरामैन के साथ दिनेश तिवारी की। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के बाद अब कानपुर से बीजेपी नेता धीरज चड्ढा सपा महिला विधायक पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में सुर्खियों में है। क्या कुछ कहा है बीजेपी नेता ने, बता रहे हैं सहयोगी मुकेश गौतम। नेता बताने वाले नीरज चड्ढा ने समाजवादी पार्टी से नसीम सोलंकी विधायक को फोन करके धमकी दी। आपको बता दे कि जो नेता है नीरज चड्ढा, उन्होंने फोन किया नसीम सोलंकी को और जूतों से मारने की धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र में अलाव क्यों नहीं चलवा रही। इस बात को लेकर के हौटाक हुई और उन्होंने अभद्रता से विधायक नसीम सोलंकी से बात की। आपको बता दें, बड़ी बात यह है कि एक दिन पहले ही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने विधायक एमएलए जो महिला विधायक है उनको जाकर के कल जाके सम्मानित किया था। आज उन्हीं विधायक को बीजेपी के नेता ने गाली बाकी है, यहाँ तक कि जूतों से मारने की भी धमकी दे दी है। अब देखने वाली बात ये होती है कि सूबे के मुखिया क्या अपने बीजेपी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं या इसी प्रकार जो नेता चितपुड़िया नेता है वो महिलाओं के साथ अभद्रता करते रहेंगे और जूतों से मारने धमकी देते रहेंगे। कानपुर से मुकेश गौतम, इंडिया वाइज। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। इसे लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अहम बैठक बुलाई, क्योंकि चुनाव का जायजा लिया गया। इस बैठक में क्या कुछ विस्तार से जानकारी है, दे रहे हैं हमारे सहयोगी कमल किशोर। शंकनाक हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के 70 में से 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। वहीं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज आगामी चुनाव विधानसभा चुनाव 2025 की चुनावी तैयारियों का जायजा लिया, जिसमें जेपी नड्डा पार्टी द्वारा 5 फरवरी को होने वाले चुनावों के लिए उम्मीदवारों की दूसरी और अंतिम लिस्ट की घोषणा करने से पहले राज्य चुनाव समिति और अन्य चुनाव पैनलों के साथ मीटिंग की, जिसमें अब तक के प्रचार अभियान की दिशा और जमीनी स्तर पर मिली प्रतिक्रिया की समीक्षा की गई। बीजेपी ने अब तक 70 में से 29 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है बैठक के में, जिसके बाद 41 सीटों के लिए टिकटों की घोषणा इस हफ्ते के आखिरी तक होने की संभावना है। जेपी नड्डा की आज मीटिंग के बाद शुक्रवार को बीजेपी संसदीय बोर्ड की मीटिंग भी होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव BL संतोष भी शामिल है।
सूत्रों के मुताबिक बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में ज्यादा महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जा सकता है। पहली लिस्ट में केवल 2 महिलाएं ही शामिल थी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। अगली खबर श्रावस्ती से है, जहां नूरी बाबा कांड में एक नया मोड़ आया। क्या है वो नया मोड़, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी दिनेश तिवारी। फर्जी नोट छापने का मामला सामने आया था, जिसमें मदरसे में छापा जा रहा था और जो मुख्य आरोपी हैं नूरी बाबा, उनका एक पाकिस्तानी का प्रेम झलकता हुआ नज़र आया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया से एक पाकिस्तानी झंडा का फोटो लगाकर वायरल किया। एसपी साहब के माध्यम से पता चला है कि उन्होंने बताया कि इसका एसआईटी टीम और क्राइम ब्रांच जांच कर रही है और मुख्य आरोपी का गहन से जांच किया जा रहा है। और उसमें जो नशीली दवाएं बेची जाती थी, सेक्स वर्धक दवाएं बेची जाती थी, वहाँ पे कई लड़कियों का आना जाना रहता था, आपत्तिजनक तरीके से व्यक्ति आते जाते थे। उस सभी का जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। श्रावस्ती से कैमरामैन के साथ दिनेश तिवारी की रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ ही वक्त बाकी है, इसे लेकर पार्टियों में वार पलटवार का दौर जारी है। इसी कड़ी में दिल्ली के सीएम आतिशी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा है आतिशी ने, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी कमल किशोर। विधानसभा सीट से विधायक और मुख्यमंत्री आतिशी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली का चुनावी 2 पार्टियों के बीच है। ये आम आदमी पार्टी जो अपने काम बिजली, पानी, फ्लाईओवर, स्कूल, तीर्थ यात्रा और बसों की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये गाली गलौज वाली पार्टी है जिनके पास सीएम का कोई चारा नहीं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए आतिशी ने कहा कि दिल्ली के लिए उनके पास कोई और विजन नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं है जो 10 साल में केंद्र सरकार की तरफ से किया गया हो। उनके पास एक काम है, गालियां देना। आतिशी ने आगे कहा वो केजरीवाल जी को गाली देते हैं, आतिशी को गाली देते हैं, वो आपके नेताओं को गाली देते हैं। दिल्ली वालों के लिए अंतर साफ है, एक काम करने वाली पार्टी और एक गाली देने वाली पार्टी। दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई, घर घर पानी पहुंचाया, अगर भगवान हमें आशीर्वाद नहीं देंगे तो क्या देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। यूपी में 2 लड़के यानी कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं, जो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन क्यों, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी मोहम्मद आसिफ। के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बढ़ी दूरियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली में सपा ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया तो यूपी में कांग्रेस ने इसका रिएक्शन दे दिया। माना जा रहा है कि अगर यही हाल रहा तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर जीत के लिए नाको चने चबाने पड़ सकते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में सपा और कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली, लेकिन इसके बाद जितने भी चुनाव हुए उसमें सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस सपा में सहमति नहीं बनी। हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड विधानसभा चुनाव में जिस तरह से सपा और कांग्रेस के रास्ते अलग अलग दिखाई दिए, अपनी जीत का परचम लहराने के लिए समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव लड़ा, लेकिन समाजवादी पार्टी के जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में लड़ने के पीछे यह मायने निकाला गया कि जिस तरह से कांग्रेस ने सपा को घास नहीं डाली, सपा भी कहीं न कहीं कांग्रेस को सबक दिखाने के मूड में दिखी। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज। अगली खबर सीतापुर से है, जहां महोली तहसील इलाके के 3 गांव में अराजक तत्वों ने मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ की। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी नंद किशोर। सीतापुर तहसील मोहली अंतर्गत आने वाले 2 अलग अलग थाना क्षेत्र के 3 गांव के 3 मंदिरों में अराजक तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ कर मूर्ति सहित शिवलिंग को कुएं में फेंक दिया गया, जिसकी सूचना मिलते ही बजरंग दल और हिंदू संगठनों में हड़कंप मच गया। हिंदू संगठनों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा पुलिस को लिखित तहरीर देकर के कार्रवाई करने की मांग की गई है। हालांकि पुलिस ने
तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल करते हुए शिवलिंग को कुएं से बरामद किया है और लोगों को समझा बुझा करके 11 तारीख को नेरी में पुनः मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी मोहली थाना अंतर्गत नेरी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा तहरीर दे दी गई है। अभी पुलिस के द्वारा इस पर गहन जांच की जा रही है। आगे आने वाला समय बताएगा पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का अगला कदम क्या होता है, देखने वाली बात होगी। सीतापुर से इंडिया वॉइस के लिए नंद किशोर नाथ। वहीं अगली खबर लखनऊ से है, जहां अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई न करते हुए प्रॉपर्टी पर भी स्टे लगा दिया है। क्या है पूरी खबर, विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। कोर्ट ने सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी के मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की कार्यशैली पर तल्ख टिप्पणी किया है और साथ ही साथ चिंता जताई है। को सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है कि कुछ ऐसे कोर्ट है जहां पर आगे क्या होगा यह पता नहीं चलता। इनमें से एक इलाहाबाद हाई कोर्ट है। दरअसल जेल में बंद सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की तरफ से कोर्ट में राहत के लिए कई बार याचिका की गई, लेकिन उनकी याचिका हर बार लिस्टिंग हो जाती है। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया। मामले को संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक हैरत वाली बात है और चिंताजनक है। अब्बास अंसारी मामले की सुनवाई करते हुए। तो इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।